नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास में 1909 के अधिनियम से संबंधित अध्ययन। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अनुमति प्रदान की कि वह भारत के साथ व्यापार करे। इस व्यापारिक कंपनी ने अत्यधिक तेज गति से प्रगति करते हुए भारत के साथ व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उसने इस व्यापारिक प्रतियोगिता में डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार 18वीं सदी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था के रूप में भारत में अपने आप को स्थापित कर लिया। 19वीं सदी के प्रारंभ होने तक कंपनी को भारत के इस विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार जब कंपनी का भारत के विविध क्षेत्रों पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया, तब कंपनी की महत्वपूर्ण गतिविधियां पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार में कंपनी के सभी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तत्पश्चात इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1784 में पिट इंडिया एक्ट पास किया। इसी प्रकार अन्य अधिनियम सन 1793, 1813, 1833, 1885 में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किए गए, किंतु इन सब अधिनियमों के बन जाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में सफल नहीं हो सकी। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इस दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत पर कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। ब्रिटेन की संसद ने सन 1858 में सत्ता हस्तांतरण और भारत के उत्तम प्रशासन हेतु बिल पास किया और नवंबर सन 1858 में ब्रिटेन के सम्राट ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। शासन करने वालों और जनता के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क सूत्र नहीं था। इसलिए इस स्थिति को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में भारतीय जनता को प्रशासन से जोड़ने की नीति बनाई गई। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषदों का सदस्य बनाया गया। इस परिषद को गठित करने में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य मात्र यही था कि कार्यकारिणी समिति कानून बनाते समय अपना परामर्श दे सके। इस अधिनियम को विधायी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ करने वाला माना जाता है। 1892 का अधिनियम भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और उनको पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट बहस करने का जो अधिकार दिया गया, उसके द्वारा भी थोड़ा सा कार्यकारिणी परिषद को प्रभावित कर सकते थे। इस संदर्भ में कुछ लेखकों का मानना है कि भारतीयों को शासन में कुछ भाग देने की जो नीति सन 1861 में आरम्भ की गई थी, उसी को 1892 के एक्ट द्वारा कुछ सीमा तक व्यवहार में लाया गया। सन 1892 के सुधारों से जनता बहुत अधिक संतुष्ट थी, अतः उसने उन पुनः सुधारों के लिए वैधानिक आंदोलन चलाए। संवैधानिक आंदोलनों की असफलता से विवश होकर लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाए। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा उनका कठोरता से दमन किया गया, तो लोगों को विवश होकर क्रांतिकारी आंदोलन चलाने पड़े। अंत में जब सन 1909 के चुनाव में इंग्लैंड में लिबरल पार्टी को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई, तो उसने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक बिल पास किया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम की प्रमुख धाराएं इस प्रकार है। फर्स्ट है विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। सन 1909 के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल या वायसराय की विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मद्रास, बंगाल और बम्बई की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। पंजाब, असम, बर्मा, म्यांमार की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 30 कर दी गई।
केंद्रीय विधान परिषद की संख्या सन 1912 में 69 कर दी गई थी। अन्य प्रांतों की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में भी कुछ कुछ परिवर्तन किया गया। सन 1912 में प्रांतों की सीमाओं में भी कुछ परिवर्तन किया गया। इस एक्ट द्वारा निश्चित की हुई संख्या में भी कुछ परिवर्तन नए विनियमों द्वारा किया गया। दूसरा बिंदु है केंद्रीय विधान परिषदों में बहुमत। गवर्नर जनरल की विधान परिषद में 4 प्रकार के सदस्य थे: पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी अधिकारी, नामजद गैर सरकारी अधिकारी और चुने हुए सदस्य। गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य अपने पदों के कारण केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे। उन्हीं को पदेन सदस्य कहा जाता था। इनके अतिरिक्त जिन सरकारी अधिकारियों को भारत सरकार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर देती थी, वे सभी मनोनीत अधिकारी कहलाते थे। ऐसे व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी नहीं होते थे परंतु जनता में अपना प्रभाव रखते थे, उनको भी सरकार मनोनीत कर देती थी। उनको मनोनीत गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। जो व्यक्ति निर्वाचित होते थे उनको निर्वाचित सदस्य कहा जाता था, और जो भी सदस्य चुने जाते थे वे प्राय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं और बड़े बड़े जमींदारों द्वारा ही निर्वाचित किए जाते थे। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत रखा गया ताकि कानून बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तीसरा बिंदु है प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत। सन 1909 के अधिनियम एक बड़ा भारी कदम जो आगे बढ़ाया गया वह था प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत करना, परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं था कि वहां चुने हुए सदस्यों का बहुमत कर दिया गया था। सरकारी अधिकारी और सरकार द्वारा नामजद किए हुए गैर सरकारी अधिकारी दोनों मिलकर ही चुने हुए सदस्यों से निश्चित रूप से अधिक हो जाते थे। इतना होने पर भी यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई कानून के पास कराने में होती थी तो वह केंद्रीय विधान परिषद में आसानी से पास करवाया जा सकता था, क्योंकि उस समय भारत में एकात्मक सरकार थी। प्राय प्रांतीय सरकार को प्रांतीय विधान परिषद में अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनवाने में कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि सरकार द्वारा नामजद सदस्य अधिकारियों का ही पक्ष लेते थे और चुने हुए सदस्य विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने के कारण आपस में आसानी से नहीं मिल सकते थे। नेक्स्ट बिंदु सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का आरंभ। मुसलमानों को अपने अलग अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटियों, वाणिज्य संघ, जमींदारों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि को भी कुछ सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट बिंदु है विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि। अभी तक सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, परंतु इस अधिनियम के अनुसार उस सदस्य को पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दे दिया गया जिसने पहले प्रश्न पूछा था। इससे स्पष्ट है कि दूसरे व्यक्ति को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया है। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार दिया गया। विधान परिषदों को सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव पास करने, उन पर बहस करने, मतदान करने का अधिकार था। ये सारे अधिकार कुछ विशेष नियमों के अनुसार ही प्रयोग किए जा सकते थे। विधान परिषद का प्रधान सार्वजनिक हित का बहाना लेकर भी किसी भी प्रस्ताव की मनाही कर सकता था। सरकार इन प्रस्तावों से बंधी हुई नहीं थी, अर्थात ये सरकार की इच्छा पर निर्भर था कि वह इन प्रस्तावों को माने या न माने। इन सब रुकावटों का परिणाम यह निकला कि सदस्यों के पास सरकारों के निर्णयों को प्रभावित करने की कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त बजट का काफ़ी भाग ऐसा रखा जाता था जिन पर सदस्य मतदान नहीं कर सकते थे, केवल बहस कर सकते थे। सरकार उस विषय में अपनी मनमानी कर सकती थी। नेक्स्ट बिंदु है कार्यकारिणी परिषदों के आकार में वृद्धि। इस एक्ट के अनुसार बम्बई और मद्रास की कार्यकारिणी परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4-4 कर दी गई। गवर्नर जनरल सहित परिषद को यह अधिकार दिया गया कि अन्य प्रांतों के लिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति से कार्यकारिणी परिषद बना सके। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड सिन्हा को कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बिंदु सीमित तथा भेदभाव पर आधारित मताधिकार। सन 1909 के एक्ट के अनुसार जो मताधिकार दिया गया वह अत्यधिक सीमित था। वह अनेक प्रकार के भेदभाव पर आधारित था और प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न भी था। उदाहरण के लिए केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव के लिए जमींदारों के चुनाव क्षेत्रों में केवल उन जमींदारों को मत देने का अधिकार था जिनकी आमदनी बहुत अधिक थी। मद्रास में यह अधिकार उनको दिया गया जिनकी आमदनी 15,000 वार्षिक थी या जो 10,000 रुपया वार्षिक भूमि कर देते थे। बंगाल में यह अधिकार उनको दिया गया जिनके पास राजा या नवाब की उपाधि थी
और मध्य प्रांत में ये अधिकार उनको दिया गया जो ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट थे। इसी प्रकार मुसलमानों में भी मताधिकार की योग्यताएं प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न थी। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों में मताधिकार की योग्यताएं बहुत भिन्न थी। प्रत्येक मुसलमान को जो 3,000 रुपये वार्षिक आमदनी पर आय कर देता था, भूमि कर देता था, मत देने का अधिकार था। परंतु एक पारसी, हिंदू या ईसाई को मत देने का अधिकार नहीं था, चाहे वह 3 लाख रुपये आमदनी पर भी कर देता हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे मुसलमान स्नातक को वोट देने का अधिकार था जिसे BA पास किए हुए 5 वर्ष हो जाते थे, किंतु यही अधिकार एक पारसी, हिंदू या ईसाई को नहीं था जिससे चाहे 20 वर्ष BA पास किए हुए हो गए हो। इसकी कड़ी आलोचना पंडित मदन मालवीय ने सन 1909 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिनियम में अध्यक्षीय भाषण देते हुए कही थी। इसके अतिरिक्त सरकार राजनीतिक आंदोलन करने वालों को चुनाव लड़ने से मना कर सकती थी। ये है महत्वपूर्ण 1909 के अधिनियम की प्रमुख धाराएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।